हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम रीड करने वाले हैं आज कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति वाली किताब। उसका चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में से हम पढ़ेंगे पेज नंबर 1 से लगाकर 6 तक। तो आइए ध्यान से रीड करिएगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट में 5 से 6 क्वेश्चन पूछूंगा और उन सब के जवाब देने होंगे आप सबको। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम केवल ऐसे ही रीड करेंगे। आपको रीड करना है, लेकिन ध्यान लगाकर दिमाग से, क्योंकि जो भी एमसीक्यूज मैं पूछूंगा आपको सारे के सारे आंसर कमेंट बॉक्स में छापने होंगे आपको। तो चलिए बिना कुछ देरी किए डायरेक्ट पढ़ाई करते हैं। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहां पर बसी जातियों के नामों से जाने जाते थे। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है, मरु, दन, जांगल, मत्स्य, सुरसेन आदि। मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहां समी, केर, पिल्लू आदि होते हो। बीकानेर और नागौर के आसपास के क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ, जयपुर, अलवर, भरतपुर तक विस्तृत था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सुरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र, माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था, क्योंकि यह क्षेत्र मही नदी के किनारे कांटे पर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। ये दोस्तों देखिए, एक मैप दिख रहा है आपको और इस मैप के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर जंगल प्रदेश है, यहाँ पर मांड है, ये मारवाड़ दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर हाड़ौती है और यहाँ पे ये पोखर है, ये अरावली है, ये मरु है, ये ढूंढाड़ है, ये मेवात है। तो आपको मैप के माध्यम से देखना है कि कहाँ पे कौन सा क्षेत्र आता है। तो इस वाले पेज से आप समझ गए होंगे। आपको जितना समझ में आया आपको ध्यान में रखना है। मैं आगे आपसे क्वेश्चन करूंगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल कहलाता है। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बांगड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी प्रदेश का हाड़ौती। सीकर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र शेखावटी। इतिहास का काल विभाजन। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राक युग, दूसरा है आद्य युग और तीसरा है ऐतिहासिक युग। प्राक युग किसे कहते हैं? देखिए, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं हो अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। आद्य युग, आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो किंतु वह अस्पष्ट अथवा उनकी लिपि अभी पढ़ना संभव न हुआ हो।
ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो। कहने का मतलब ये है कि प्राक युग उसको कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, तथा आद्य युग उसको कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। और ऐतिहासिक युग उसे कहते हैं जिसका लिखा हुआ भी हो इतिहास और उसे मतलब कि सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। प्राक युग इस युग की सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। आद्य युग यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा और ऐतिहासिक युग यह युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। प्राग ऐतिहासिक राजस्थान। प्राग युग में राजस्थान मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता का कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती तथा त्रस्तवती नदियों इस समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्ट्जाइट पत्थर के अनेक उपकरण से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में सी.ए. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुटार हैंड एक्स खोज निकाली। कुछ समय पश्चात सेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र राजस्थान पुरातत्व एवं पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों के सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास व उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी ओल्चिन को है। स्पष्ट है कि उपर्युक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार था। मध्य पाषाण काल। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिम राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियों चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित हैं। यह उपकरण जेस्पर, एगेट, चार्ट, कार्नेलियन, क्वार्ट्जाइट, काल्सेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, जिसमें ब्लेड, इरिगेवर, ट्रायंगल, क्रसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय हैं। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा गया है। उत्तर या नव पाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नव पाषाणकालीन
सभ्यता का उदय हुआ था। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए। राजस्थान में धातु काल। ताम्र पाषाण, ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर, सीकर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गिलूण, राजसमंद, आहड़ व जाडोल, उदयपुर, पिंड पांडलिया, चित्तौड़, कुराड़ा, नागौर, साबणिया व पुंगल, बीकानेर, नंदलालपुरा, किराड़ोद व चितवाड़ी, जयपुर, अलाना, जालोर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, कोल माहौली, सवाई माधोपुर, मलहा, भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लौह काल। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में नौ भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सोनारी, झुंझुनू, रेड टोंक आदि स्थानों से लौह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले। लौह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लौह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जोधपुरा तथा सोनारी से लोहे को गलाने की भट्टियां, अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले। रेड को तो लोहे की सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर की संज्ञा दी गई। लौह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी सलेटी रंग की चित्रित मृद बाण संस्कृति, पेंटेड ग्रे वेयर, पीजीडब्ल्यू का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, नौहो आदि स्थानों से मिले। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ तथा इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। कालीबंगा सभ्यता। प्राचीन सरस्वती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान काली चूड़ियों के कारण पड़ा, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और तत्पश्चात 1961-62 में बीबी लाल बीके थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन हैं, वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया गया था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची गई। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों का संधान की पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले, जिससे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौनों
बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। आहड़ सभ्यता। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकूट, धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल एवं एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है, जो यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों यहाँ की रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता। गिलुंड सभ्यता। राजस्थान जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाशमाई है, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। तत्पश्चात 1998 से 2003 के ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर वी.एस. शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता का अवशेष मिले, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। किलों से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले: सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृतमान। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत, चूड़ियों के अवशेष मिले। आहड़ में पक्की ईंटों, आग में पकी हुई ईंटें का उपयोग हुआ है, जबकि गिलुंड में इसका प्रचुर उपयोग होता था। बागौर सभ्यता। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर में कोठारी नदी तट पर डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने का प्रमाणित करते हैं। बागौर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें छेद वाली सुई महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। बागौर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। केणेश्वर सभ्यता। केणेश्वर सभ्यता नीमका थाना सीकर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता का अवशेष मिले। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यता में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उन्हें कृपकृष्णवर्णी मृत पात्र कहते हैं। यह बर्तन काले नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। अन्य प्राचीन सभ्यताएं। भीनमाल जालोर। भीनमाल जालोर की
सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका उत्खनन आरसी अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फेरो सूरापात्र एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। बीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। इसी प्रकार इसवाल उदयपुर से प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेराट जयपुर की बिजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बेराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट के समीप अशोक का बाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। बालातल उदयपुर में प्रोफेसर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण होता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंग महल, हनुमानगढ़, ओजाना, बिलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, सोनारी झुंझुनू, नोह भरतपुर, नगर टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखानवाला, डेरा व 64 से मिले। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया था। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास का 1 वर्ष वेश बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, किंतु बुद्ध के समय भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रथम, महाजनपदों का उदय, द्वितीय, साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। राजस्थान के जनपद आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही था और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सुरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता था।
327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योद्धे, अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए थे। मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण और कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इस काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर बेराट बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत यह है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में साल्व जाति रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। साल्वों की भांति चेदी जनपद की मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य के पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से प्राप्त अशोक का शिलालेख, जो मौर्य युगीन अवशेष, इस तथ्य की पुष्टि करते हैं।